मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है कार्बोनिल यौगिक, क्लास 12 से 12 चैप्टर कार्बोनिल यौगिक, जिसके अधिकांश विक्रियाएं हम कर चुके हैं। तो अब इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया से पहले हमने एल्डोल संघनन किया था। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से पहले पिछले वीडियो देख लें आप लोग, ताकि आपको अभिक्रिया जो है वो समझ आ सके कि अभिक्रिया करनी कैसे है। अब कैनिजारो अभिक्रिया, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, ये टॉपिक आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उपस्थित हो रहे हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया वही कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। एल्डोल संघनन वो कार्बोनिल यौगिक दर्शाते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, और कैनिजारो अभिक्रिया वो कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। जैसे हमने डिस्कस किया था एसिटल्डिहाइड और फार्मल्डिहाइड को ही देखें। एसिटल्डिहाइड तो क्या है, CH3 CHO प्लस, और फार्मल्डिहाइड क्या है, वह फार्मल्डिहाइड क्या है, HCHO। अब आप देखें तो ये क्रियात्मक समूह, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो नहीं दर्शाएगा, एल्डोल दर्शाएगा पर कैनिजारो नहीं दर्शाएगा। अब ये क्रियात्मक समूह, तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये कैनिजारो दर्शाएगा। क्लियर। तो फार्मल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो शो करता है, पर एल्डोल शो नहीं करता। तो एल्डोल पे क्रॉस लगा रखा है, यानी एल्डोल शो नहीं करता, कैनिजारो शो करता है। और यहाँ एल्डोल शो करता है, एल्डोल शो करता है पर कैनिजारो शो नहीं करता। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल शो करेगा पर कैनिजारो शो नहीं करेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो दर्शाएगा, एल्डोल नहीं दर्शाएगा। अब कैनिजारो अभिक्रिया है क्या, तो इसमें सांद्र क्षार की उपस्थिति में उन कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो इसमें एक यौगिक का तो अपचयन हो जाता है, और दूसरे यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है। एक यौगिक अपचयित होगा और दूसरा यौगिक ऑक्सीकृत होगा। तो एक यौगिक का अपचयन हो जाता है और दूसरे यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे समीकरण से क्लियर करूं आपको, HCHO यानी फार्मल्डिहाइड प्लस HCHO यानी फार्मल्डिहाइड, उपस्थिति सांद्र क्षार की। एल्डोल जो थी वो तनु क्षार की उपस्थिति में थी, कैनिजारो सांद्र क्षार की, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। अब आप ध्यान रखना, कैनिजारो जो अभिक्रिया है एक्चुअल में उससे क्या होता है, जल से अभिक्रिया होती है। एक्चुअल रिएक्शन जो है वो जल से रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो मान लो इसमें हाइड्रोजन जोड़नी है मैंने, इसमें हाइड्रोजन जोड़नी है मैंने, तो हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। कभी भी जोड़ रहे हैं इसमें तो इसके डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। तो डबल बॉन्ड को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली हो गया। तो जब C और O का बॉन्ड खाली हुआ तो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया। क्लियर। तो ये वाला एक H हमने यहाँ जोड़ दिया और एक H हमने यहाँ जोड़ दिया। अब बचा क्या, O। तो इसका तो हमने कर दिया अपचयन। अपचयन कैसे किया, इसके डबल बॉन्ड को सिंगल किया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, हमने HH जोड़ दिया। अब बचा O, वो O इसमें जुड़ जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो O जो है
वो दूसरे में जुड़ गया और उसका ऑक्सीकरण हो गया। अब हुआ क्या, HCOH ये था, अब यहाँ आकर इसमें O जुड़ गया, ये ऑक्सीकरण हो गया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और ये अल्कोहल बन गया, ये बन गया CH3OH मैथिल अल्कोहल। तो एक यौगिक का अपचयन होता है वो तो क्या बन जाता है, जिसका अपचयन होता है वो तो बन जाता है अल्कोहल, और दूसरे यौगिक से बन गया अम्ल, पर वो अम्ल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अम्ल है, उपस्थिति किसकी है, क्षार की। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, तो जब आप यहाँ से जल निकालेंगे तो ये H जाएगा, ये OH जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई H निकल सकता है, अम्लीय हाइड्रोजन है, तो Na उसकी जगह चला जाएगा, H Na की जगह चला जाएगा, यानी यहाँ Na आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो ये जल बन जाएगा प्लस HOH, H जो है वो Na की जगह चला गया। अब हमारी बुक में जो दी होती है वो देखो, यहाँ हमने जल यूज़ किया था, यहाँ में जल मिल गया, तो यानी जल से जल कट गया, और बाकी रिएक्शन हमारी बुक में लिखी होती है। हमारी बुक में जो रिएक्शन लिखी होती है HCHO प्लस HCHO, उपस्थिति सांद्र NaOH की, तो यहाँ से CH3OH बना देता है, ये CH3OH प्लस HCOONA सोडियम फार्मेट, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो जिसका अपचयन होता है उससे तो अल्कोहल बनता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो एक्चुअल रिएक्शन यूँ हुई थी, पर वो जो क्षार था उसने अम्ल से क्रिया कर ली और लवण और जल बना दिया, जल से जल कट गया, तो रिमेनिंग रिएक्शन हमारी बुक में दी होती है। ये तो थी सरल कैनिजारो। सरल कैनिजारो में क्या है, दोनों सेम है। अब आती है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में दोनों अलग अलग होंगे कार्बोनिल यौगिक, तो इसमें हम एक तो बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं। एक बेंजल्डिहाइड प्लस दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, उपस्थिति सांद्र क्षार की, सांद्र क्षार की। अब जो कम क्रियाशील है दोनों में से, जो कम क्रियाशील है उसका अपचयन हो जाएगा, तो जो कम क्रियाशील है उसका अपचयन हो जाएगा। तो कम क्रियाशील कौन है दोनों में से, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, क्रियाशीलता का क्रम मैंने बताया हुआ है आपको। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील है, तो इसका हमने अपचयन कर देना है और इसका ऑक्सीकरण कर देना है। अब अपचयन करने का तरीका, डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, सिंगल, तो C का बॉन्ड खाली, O का बॉन्ड खाली। अब अपचयन कर रहे हो तो यहाँ तो HH जोड़ दोगे, तो ये तो अल्कोहल बन गया, बेंजील अल्कोहल, HH जोड़ दिया, ये OH जोड़ा है HH, तो ये OH बन गया अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। अब बेंजील ग्रुप आपको बता देता हूँ, बेंजील कब लिखते हैं। फार्मिल और एस्टिल आपको पहले बताए हुए हैं। बेंजील समूह ये होता है, रिंग, रिंग के ऊपर CH2 अगर लगा है तो उसको बेंजील ग्रुप बोलते हैं। तो रिंग, रिंग के ऊपर CH2 आ गया, देखो तो ये बन गया बेंजील। आगे OH जोड़ देंगे तो अल्कोहल, Cl जोड़ देंगे तो क्लोराइड, तो वो ये बेंजील ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप आप नोट करते रहना। पहले मैंने आपको फार्मिल और एस्टिल ग्रुप बताए हैं और अब आपको बेंजील ग्रुप बता दिया है। रिंग के ऊपर CH2 को बेंजील बोलते हैं। तो इस प्रकार जिसका अपचयन हुआ उसने बेंजील अल्कोहल बना दिया, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो एक्चुअल में पहले अम्ल ही बनाएगा, यहाँ O जुड़ेगा तो बनेगा HCOOH, पर क्योंकि उपस्थिति क्षार की है तो H की जगह Na आ जाएगा। तो सोडियम फार्मेट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। तो इस प्रकार जिसका जो कम क्रियाशील था उसका अपचयन हुआ
और जो ज़्यादा क्रियाशील था उसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ये हो गई क्रॉस कैनिजारो, जिसमें दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं। एक्चुअल में विक्रिया फिर बता दूं जल के साथ ही होती है, पर क्योंकि उपस्थिति सांद्रक क्षार की है इसलिए वो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर जाते हैं। तो ये थी कैनिजारो अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम टिशेंको की। टिशेंको और कैनिजारो में ज़्यादा फर्क नहीं है। टिशेंको अभिक्रिया प्रॉपर रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड की। टिशेंको अभिक्रिया जो है वो एक्चुअल में एल्डिहाइड की रिएक्शन है, किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन है, लेकिन मेन एसिटल्डिहाइड के लिए दी जाती है टिशेंको अभिक्रिया। और बिल्कुल कैनिजारो की कॉपी है, उसमें कोई बस स्थिति यही है कि अल्फा हाइड्रोजन वाली कोई कंडीशन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, टिशेंको शो करेगा कोई भी एल्डिहाइड। तो अब देखते हैं टिशेंको अभिक्रिया क्या है। तो टिशेंको अभिक्रिया में भी एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन ही होता है, लेकिन यह उपस्थिति होती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड की। C2H5O की थ्राइस Al एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है टिशेंको अभिक्रिया। और कोई भी एल्डिहाइड यह अभिक्रिया दर्शा सकता है, चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये मेनली एसिटल्डिहाइड के संदर्भ में दी जाती है। तो हम एसिटल्डिहाइड की टिशेंको अभिक्रिया शो कर रहे हैं। तो CH3CHO प्लस CH3CHO उपस्थिति एल्यूमिनियम एथोक्साइड की। C2H5O की थ्राइस Al उपस्थिति एल्यूमिनियम एथोक्साइड की। अब होगा वही, एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण, यानी प्लस HOH। जल जोड़ेंगे इसमें। अब मान लो इसका अपचयन करने का तरीका क्या है, डबल बॉन्ड को आप लोग सिंगल कर देंगे। तो जब डबल को सिंगल करेंगे दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा। अब क्योंकि आप लोग अपचयन कर रहे हैं तो जो बॉन्ड खाली हुआ है वहाँ H जुड़ जाएगा। तो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया। इस प्रकार ये बन गया एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। तो ये जो जल के दोनों H थे, दोनों H हमने इसमें जोड़ दिए। क्लियर, डबल को सिंगल किया, दोनों H जुड़ गए, अल्कोहल बन गया। अब जो O है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, पहले क्या था CH3CO, यहाँ H था। जब इसमें O जुड़ेगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया CH3COOH। इस प्रकार जिस एल्डिहाइड का अपचयन हुआ वो अल्कोहल बन गया और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। अम्ल और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब अल्कोहल से क्रिया होती है तो एस्टर बनता है। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे और इसमें से जल निकल जाएगा -H2O। अब आप जल निकाल दें तो HOH, ये जल गया। तो जो बचा वो लिखो। अम्ल और अल्कोहल की जब क्रिया होती है तो जल निकल जाता है और जो बचा है उसको लिखें आप लोग। क्या बचा, CH3CO, आगे OH तो चला गया, बंद खाली हो गया। अब ये खाली बंद किससे जुड़ेगा, जो इधर से खाली हुआ है। इधर से H चला गया तो O का बंद खाली होगा। तो यहाँ O के आगे CH2 के आगे CH3, O के बाद CH2, दोनों H इकट्ठे करके लिख दिए। फिर CH2 के आगे CH3। तो ये बन गया एस्टर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिशेंको अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो टिशेंको अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद एस्टर होता है। तो ये बन गया आपके पास एस्टर। अब इसका नाम देखना है तो नाम देख लें। CH3CO एसिटिल ग्रुप है, बताया हुआ आपको। और क्रियात्मक बन गया एस्टर। एस्टर के लास्ट में आता है 8। तो जब एसिड के साथ 8 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा एसीटेट। तो एसिटिल समूह है, साथ में O जुड़ा तो एस्टर बना, तो 8 की आवाज़ आई एसीटेट। और ये होता है एथिल C2H5, 2 कार्बन लगे हैं तो एथिल। तो इसका नाम बन गया एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार एस्टर की प्राप्ति हुई एथिल एसीटेट की। तो ये थी
टिशेंको अभिक्रिया। अब टिशेंको अभिक्रिया के बाद अपने एक अभिक्रिया और डिस्कस कर रहे हैं, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अब बात कर रहे हैं हम हैलोजनीकरण की। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का जुड़ना, और हैलोजनीकरण जो है ये भी अल्फा स्थिति पर होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा। हैलोजनीकरण अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हो जाएगा। अब इसकी भी दो स्थितियां हैं, एक तो है अम्ल की उपस्थिति में, कार्बोनिल यौगिकों का जो हैलोजनीकरण होता है वो एक तो होता है अम्ल की उपस्थिति में और एक होता है क्षार की उपस्थिति में। एक अम्ल की उपस्थिति में और एक क्षार की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में जो हैलोजनीकरण होता है उसमें सामान्यतः मोनो हैलोजन उत्पाद, यानी एक ही हैलोजन आता है। तो अम्ल की उपस्थिति में जो सामान्य बनते हैं वो मोनो हैलोजन उत्पाद बनते हैं। और क्षार की उपस्थिति में अगर हैलोजनीकरण करवाते हैं तो इसमें जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे प्रतिस्थापित हो जाते हैं और पॉली हैलोजन उत्पाद बनते हैं। पॉली हैलोजन यानी इनमें बहुत सारे हैलोजन लगे होंगे, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, अब मान लो मैंने प्रोपेनेल लिया, CH3 CH2 CHO प्लस Cl2 प्लस क्लोरीन, तो हैलोजन से क्रिया करवा दी। उपस्थिति किसकी लेनी है? अम्ल की। प्रोपेनेल लिया, उपस्थिति ले ली किसकी? अम्ल की। तो उपस्थिति ले ली मैंने एस्टिक अम्ल की, CH3COOH, अम्ल की उपस्थिति हो गई। तो ये क्रियात्मक समूह, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो हमने क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, बंद खाली हो गया, उसकी जगह हैलोजन लगा देना है। तो ये Cl लगा दिया, तो ये बन गया अल्फा क्लोरोप्रोपियोनल्डिहाइड या 2-क्लोरोप्रोपेनेल। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, तो ये बन गया 2-क्लोरोप्रोपेनेल। तो सामान्य स्थिति में एक ही हैलोजन जुड़ता है अम्ल की उपस्थिति में, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है और वहाँ हैलोजन आ जाता है। लेकिन अगर क्षार की उपस्थिति ले रहे हैं तो यही अभिक्रिया कैसे होती, देखो CH3 CH2 CHO प्लस Cl2। अब उपस्थिति ले ली मान लो मैंने NaOH की, क्षार की, तो अब ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो CH3 दोनों बॉन्ड खाली हो गए, अब एक हैलोजन यहाँ लग जाएगा, एक हैलोजन यहाँ लग जाएगा। क्लियर? और वो दोनों हाइड्रोजन भी हैलोजन से ही जुड़ेंगे, 2 HCl। तो यानी कुल मिला के हमें 2 Cl ये चाहिए, 2 Cl ये चाहिए, तो 4 Cl चाहिए, तो 2 Cl2 लेने पड़ेंगे, तो 4 Cl आएंगे। तो अगर क्षार की उपस्थिति ले रहे हैं तो सभी अल्फा हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगा देने हैं, और अगर अम्ल की उपस्थिति ले रहे हैं तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाने। तो अम्ल की उपस्थिति में सामान्यतः सामान्य परिस्थिति में मोनोहैलोजन उत्पाद बनता है, और क्षार की उपस्थिति में सामान्य स्थिति में भी पॉलीहैलोजन उत्पाद बनता है। और क्षार की उपस्थिति में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, यदि किसी कार्बोनिल समूह में CH3CO समूह उपस्थित है, CH3CO समूह, तो फिर वो हेलोफॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो हेलोफॉर्म उत्पाद होगा। तो शर्त है क्रियात्मक जो कार्बोनिल यौगिक है उनमें समूह कौन सा होना चाहिए? CH3CO, CH3CO। तो वो क्षार की उपस्थिति में हेलोफॉर्म उत्पाद बनाते हैं। जैसे चेक करते हैं, अपने रिएक्शन करवा रहा हूँ आपको एक, जैसे मैंने ले लिया CH3CHO,
प्लस हेलोजन, उपस्थिति ले ली NaOH की, क्षार की। अब मेरे को ये पता है कि क्षार की उपस्थिति में पॉली हेलोजन उत्पाद बनेगा, क्षार की उपस्थिति में पॉली हेलोजन उत्पाद बनेगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे और वहाँ हेलोजन आ जाएंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ? 3। तो वो तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ 3 बॉन्ड खाली हो गए और वहाँ हेलोजन आ गया। तो हेलोजन आ गया तो यहाँ हेलोजन जोड़ दें, Cl Cl Cl, यानी CCl3CHO, क्लोरेल बोलते हैं इसको, क्लोरेल। तो इस प्रकार एसिटल्डिहाइड की क्रिया जब हमने क्लोरीन से करवाई क्षार की उपस्थिति में, तो सभी अल्फा हाइड्रोजन, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पॉली हेलोजन उत्पाद बनेगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो CCl3CHO बन गया, CCl3CHO। अब देखें आप लोग कितने Cl चाहिए वो भी कंसीडर कर लें। 3 H निकले यहाँ से, वो भी Cl से जुड़ेंगे तो प्लस में 3 HCl भी बनेंगे। अब 3 Cl ये और 3 Cl ये, 6 Cl चाहिए, तो यहाँ हमने 3 Cl2 ले लिए, 3 Cl2। अब ये जो क्लोरेल बना है ना, ये क्षार से फिर क्रिया कर जाता है। तो ये जो क्लोरेल बना है CCl3CHO, इकट्ठा लिखा है इसको मैंने, CCl3CHO, ये फर्दर क्षार से रिएक्शन कर जाता है, NaOH से रिएक्शन कर जाता है और हेलो फार्म बना देता है। अब रिएक्शन क्या हुई, यहाँ से CCl3 और यहाँ से H आ गया, तो ये बन गया CHCl3, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में हेलो फार्म उत्पाद बनता है। विशेषता है CH3CO ग्रुप होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना कि यदि किसी कार्बोनिल यौगिक में CH3CO समूह है और उसकी क्रिया आप हेलोजन और क्षार के साथ करवा रहे हो, तो वो पॉली हेलोजन प्रोडक्ट जो बनेगा जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुए हेलोजन से, जैसे यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन मैंने हेलोजन से प्रतिस्थापित किए हैं, तो वो पॉली हेलोजन उत्पाद आगे फिर क्षार से क्रिया करेगा। तो CHCl3 प्लस क्या बचा देखो, HCOONA, HCOONA। तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो है हेलो फार्म प्रोडक्ट देती है। यदि आप क्लोरीन ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बना है क्लोरोफार्म, और यदि आप आयोडीन लेते तो ये प्रोडक्ट बनता आयोडोफार्म। और आयोडोफार्म जो होता है वो ठोस उत्पाद है, आयोडोफार्म जो होता है वो ठोस उत्पाद है। तो ये भी ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन देगा पेपर में क्या, जैसे मेरे को कह देगा प्रोपेनेल CH3CH2CHO व एथेनेल CH3CHO में विभेद करने वाली अभिक्रिया है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो ये दर्शाएगा पर ये नहीं दर्शाएगा। वो कौन सी अभिक्रिया है, तो वो हेलो फार्म अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें CH3CO समूह है तो ये तो हेलो फार्म दर्शाएगा, पर इसमें CO के साथ CH3 नहीं लगा हुआ। देखो आप, CO के साथ CH2 लगा हुआ है, इसलिए ये हेलो फार्म नहीं दर्शाएगा। ये हेलोजनीकरण तो दर्शाएगा, दोनों हाइड्रोजन हेलोजन से प्रतिस्थापित होंगे, पर इसमें हेलो फार्म नहीं बनेगा, क्योंकि हेलो फार्म में 3 हेलोजन चाहिए होते हैं, जबकि इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब आप 2 अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ के 2 हेलोजन लगाओगे तो फिर 3 हेलोजन कहीं से आ ही नहीं सकते, इसलिए ये हेलो फार्म अभिक्रिया नहीं दे सकता। ऐसे ही एसीटोन यानी CH3COCH3, ये भी हेलो फार्म अभिक्रिया दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी CH3CO समूह है, तो जिसमें CH3CO समूह है वो हेलो फार्म अभिक्रिया दर्शाएगा। अब एसीटोन की हेलो फार्म अभिक्रिया देख लें अपने, तो कैसे करेंगे, CH3COCH3 प्लस आयोडीन, उपस्थिति ले ली क्षार की। अब 3 अल्फा हाइड्रोजन हटा के वहाँ तीनों हेलोजन लगा देना है, चाहे इधर से हटाओ चाहे इधर से हटाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो ये मान लो मैंने 3 अल्फा हाइड्रोजन हटा दिए और यहाँ 3 हेलोजन लगा दिए, Ci3। आयोडीन लिया तो आई लगा दें, क्लोरीन लिया होगा तो Cl लगा दें, Ci3 CO CH3। अब उपस्थिति ले लें क्षार की NaOH, तो ये Ci3 इस H से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 आइडोफार्म। तो इस प्रकार हेलोफार्म का निर्माण होता है और आइडोफार्म जो है वो एक ठोस उत्पाद है। साथ वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप लोग CH3COONA। अब जो बचा है वो लिख दें साथ में CH3COONA। हेलोफार्म अभिक्रिया के नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3CO समूह पाया जाता है, जिनमें CH3CO समूह पाया जाता है, वे क्षार की उपस्थिति में प्रोडक्ट देते हैं हेलोफार्म। इसलिए इस अभिक्रिया को जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोफार्म प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हेलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आपको पेपर में एक तो दे सकता है क्षार व हेलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करो, तो क्षार व हेलोजन की उपस्थिति में यही ऑक्सीकरण है। एक दे सकता है सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा ऑक्सीकरण करो। ये बात भी ध्यान रखना, पेपर में दे दे जैसे आपको एथेनेल का ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा कीजिए। अब सोडियम हाइपोहैलाइट क्या, देखो सोडियम हाइपोहैलाइट, तो हैलाइट यानी हेलोजन आया है और सोडियम NaOH के लिए आया है। तो NaOH, अब देखो जब हम NaOH और हेलोजन लेते हैं ना, तो NaOH और हेलोजन आपस में भी क्रिया करते हैं। NaOH और हेलोजन आपस में भी अभिक्रिया करते हैं और ये आपस में क्रिया करके NaOCl प्लस HCl देते हैं। NaOCl, यहाँ Cl आ गया, यहाँ H चला गया। हेलोजनीकरण में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन निकल के वहाँ हेलोजन आ गया NaOCl। अब ये जो बना है NaOCl, ये है सोडियम, इसका जो नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। Cl है तो क्लोराइट, Br होता तो ब्रोमाइट और हेलोजन होता तो हैलाइट। तो ये बना है सोडियम हाइपोहैलाइट। तो सोडियम हाइपोहैलाइट कैसे बनता है? क्षार की क्रिया हेलोजन से करवाने पर। तो अगर आपको ये कह दे सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा अभिक्रिया करो, तो भी आपने यही अभिक्रिया करके आनी है, क्षार की उपस्थिति वाली ही। क्लियर? तो क्षार की उपस्थिति कह दे, NaOH प्लस हेलोजन कह दे, ये कह दे आपको हेलोजनीकरण करो क्षार की उपस्थिति में, या कह दे NaOH प्लस क्लोरीन से क्रिया कराओ, या कह दे सोडियम हाइपोहैलाइट से क्रिया कराओ, या क्या कह दे सोडियम हाइपोहैलाइट से भी क्रिया करवाओ, तो वो एक ही बात है। ये तीनों बातें एक ही हैं, ये ध्यान रखना। आपको कह दे क्षार की उपस्थिति में हेलोजनीकरण करो, सेम रिएक्शन है। आप कह दे हेलोजन प्लस क्षार से भी क्रिया कराओ, सेम रिएक्शन है। आपको कह दे सोडियम हाइपोहैलाइट से क्रिया कराओ, सेम रिएक्शन है। तो ये थी हमारी आज की अभिक्रियाएं। अब अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अपचयन। यदि स्टूडेंट आपको रिएक्शन समझ आ रही है, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बहुत आसान तरीके से आपको समीकरण उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।